किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं टूटूंगा, मैं बिखरूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन वक्त आने दे, एक दिन मैं ही निखरूंगा, एक दिन मैं ही निखरूंगा। तो स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार अपने इस लाइफ चेंजिंग सेशन में। साथियों, लाइफ चेंजिंग मैंने इसे इसलिए बोला, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं कि आपको जादू से आपका लाइफ चेंज कर दूँ, नहीं। हाँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी हूँ तो मुझे पता है कि एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है। एक विद्यार्थी क्या ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण वो जीवन भर रोते हैं। आज उन सारी गलतियों को लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से हर एक मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो अपने जीवन में कुछ बातें उतार लें और हो सकता है कि उनका जीवन जो है इस वीडियो के बाद से चेंज हो जाए। इसी प्रयास में साथियों मैं आप सबके सामने लेके आ चुका हूं मार्गदर्शन सफलता की ओर। साथियों, ये सफलता शब्द है ना, कहने में तो बहुत आसान है सफलता, परंतु पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैंने पूरी जिंदगी इसलिए बोला क्योंकि जब आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय किसी चीज को दे रहे हो तो मैं उसे आपका पूरा कंप्लीट जीवन ही बोलूंगा। हर एक इंसान की चाह होती है कि मैं अपने जीवन में सफल बनूं। हर एक इंसान की यह तमन्ना होती है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। हम गलती क्या करते हैं, हम गलत कहाँ रहते हैं? आज उन्हीं गलतियों को मैं लेके आ चुका हूं। मैंने इसमें 3 सेक्शन रखे हैं और देखिए साथियों, जो भी मैं आज बात आपसे करने वाला हूं, हो सकता है सेशन 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आज जो भी आपसे बात करूंगा मैं टू द ऑनेस्ट बात करूंगा, कोई फेक बनावटी बातें नहीं करूंगा। मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है वो बातें मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया है, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, लेकिन और बहुत ऐसे साथी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जानते हैं, तो वो भी आज के इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं फेल हुआ हूं, मैं जिंदगी में फेल हुआ, बहुत बार फेल हुआ हूं। मैंने बहुत सारे एग्जाम में फेल हुआ हूं, मैं टूटा हूं, ताने सुना हूं, बर्बाद हुआ हूं, लेकिन मैं आज अपने आप को फेल नहीं मानता। मुझे आज कोई पछतावा नहीं होता। और उस समय साथियों मुझे एक इंसान ने बताया था कि बेटा, तुम अपने जीवन में जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं। हो सकता है तुम जीवन में फेल कर जाओ, हो सकता है हो सकता है कि तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाओ, हो सकता है कि तुम यूपीएससी लिखने बैठो और फेल हो जाओ, हो सकता है कि तुम बीपीएससी लिखने बैठो फेल हो जाओ, हो सकता है नीट लिखने बैठो फेल हो जाओ, लेकिन तुम अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। मेहनत करने की आदत इंसान की अगर है, सीखने की ललक अगर इंसान के अंदर है, उसे अपने गलतियों का अंदाजा है, तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है मेरे साथियों, क्योंकि उसे जीवन का हर एक पहलू पता होगा। कंप्लीट मैं आज आप सबको अपने 7 से लेके और यहां तक की कंप्लीट जर्नी भी मैं बताऊंगा कि इसमें गलतियां मेरे से क्या हुई, किन गलतियों के कारण मैं आज यहां हूं, और वो गलतियां अगर मैं ना किया होता तो मैं कहां होता, ये भी मैं बताऊंगा आज आप सबको। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसे 3 पार्ट में। पहला लिखा रूल ऑफ लाइफ, जीवन के सिद्धांत। ये बड़े अनमोल चीज है ना भाई मेरे जीवन के सिद्धांत, ये बहुत अनमोल बातें हैं।
हम जाने अनजाने में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। दूसरा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप लेक्चर देते हैं लेकिन मन नहीं लगता लेक्चर देखने में, लगता है कि होगा या नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन होता है, लग रहा है कि 400 भी इस बार क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लगता है कि मैं फेल हो गया, मुझे मेरे में अंदर कुछ बचा ही नहीं। इन सारे टॉपिकों पे मैं बात करूँगा। तीसरा रखा हूँ उन बच्चों के लिए जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और जो अभी अपने पढ़ाई के जीवन के सबसे पहले पायदान पे हैं। इसीलिए मैंने 3 कैटेगरियां रखी है। तो सबसे पहले साथियों, सबसे पहली बात मैंने जो लिखी है वो लिखी है डिसाइड योर एम। डिसाइड योर एम क्या मतलब है? डिसाइड योर एम साथियों, जिस इंसान के अंदर, जिस प्राणी के अंदर से इच्छाएं मर गई हैं, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, वो भगवान बनता है। वो भगवान बनता है। भगवान कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। चाहे आप राम को ले लो, चाहे आप कृष्ण को ले लो, चाहे आप किसी भी भगवान को ले लो, किसी भी खुदा को ले लो, उन्होंने अपने जीवन की इच्छाओं को मार दिया तब जाके वो भगवान बने हैं। तपस्या किया उन्होंने, तप किया। तपस्या सिर्फ जंगल में जाके और ध्यान लगाना ही तपस्या नहीं कहते। तपस्या का मतलब होता है कि एकाग्र होके किसी काम को करने को ही तपस्या कहते हैं। भगवान राम अगर 14 वर्ष वन में नहीं जाते तो वो भगवान नहीं बनते हैं। और जीवन की लड़ाई तो आपको स्वयं लड़नी है मेरे भाई। आपके जीवन की लड़ाई में आपके माता पिता आपका सहयोग कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपके बदले लड़ नहीं सकते। लड़ना आप ही को है। अपने एम को डिसाइड कैसे करें साथियों? सबसे पहले बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर की डिमांड तो इस देश में ज़्यादा है, डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अरे मेरे को तो डॉक्टर बहुत प्यार है, डॉक्टर से, इस फील्ड से बहुत प्यार है, मैं डेडिकेट हूँ। और अपने तो डॉक्टर का फील्ड, मेडिकल का फील्ड ले लिए हैं और लोगों से कह रहे हैं मैं एकदम डेडिकेट हूँ, एक एक छठी स्टेटस डाल रहे हैं, अरे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये सफल व्यक्ति का निशानी हो ही नहीं सकता। आप अपना एम डिसाइड किए और ये बगल वाले को नहीं पता चला, उस एम को एम कहते हैं। और एमलेस इंसान जिंदा लाश है। जिस इंसान के अंदर से लक्ष्य खत्म हो गया है वो जिंदा लाश है, वो कुछ नहीं है, वो जिंदा लाश है। अपना एम तैयार रखें। कभी भी अपना एम, अपने लाइफ में अपना एक एम जरूर रखें। ये एम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले समझदार वो होते हैं जो समंदर में तैरने से पहले समंदर की गहराई को भांपते हैं। अगर आपको नदी बोल के समुद्र में कूदाया जा रहा है तो पहले आप उस नदी के बारे में तलाश कीजिए कि ये नदी तो समंदर से गहरी है, ये मुझे डुबा देगी, तो मत जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए ही बना है, देन यू हैव टू गो। कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं मेरे भाई। दूसरा है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। कैसे डिफ्रेंशिएट करें हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को? कैसे बांटे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को? तो प्यारे साथियों, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के लिए मैं एक ही बात कहूँगा,
सक्सेस मान लीजिए कि इधर है और आप इस डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सक्सेस पाना है तो आपको भागने के साथ साथ सही डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। सही डायरेक्शन में कौन भागता है? तो सही डायरेक्शन में जो भागता है, जिसके पास अच्छी कोचिंग रहती है, अच्छे कोच रहते हैं। हुसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक है, उसके भी पास कोच है। हो सकता है उसका कोच जो है उससे दौड़ने में कमज़ोर हो सकता है कि हुसैन बोल्ट का जो कोच है वो हुसैन बोल्ट के इतना ताकत से नहीं दौड़ पाए, लेकिन हुसैन बोल्ट को डिसिप्लिन में लाने वाला, हुसैन बोल्ट को डायरेक्शन दिखाने वाला वो कोच ही है, जो हुसैन बोल्ट को बोलता है कि तेरे को यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे भागता तो और बेटर रहता। तो जीवन में एक तो आपका कोच ज़रूरी है। एक कोच ऐसा होना चाहिए जो आपको हर एक बात पे आपको सही गाइडेंस सिखाए। देखो आजकल कोच लोगों की भी बड़ी भरमार पड़ी है, एकदम आ रहे हैं यूट्यूब पे मोटिवेट करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किए कुछ नहीं है। बच्चा को तुम कर सकते हो, इसलिए मैं मोटिवेशन देने नहीं आया। जो साथी अगर सोच रहे हैं कि मैं मोटिवेशन दबा दबा के इतना मोटिवेशन दूंगा, तो कृपया करके हाथ जोड़ के गुजारिश है, सेशन को छोड़ के चले जाएं, यहीं से वीडियो को छोड़ के चले जाएं। जिनको लग रहा है कि मैं मोटिवेशन देने वाला हूं, वो मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि यहाँ से वीडियो क्विट कर दें। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मोटिवेशन फर्जी बातें हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हो, आपके लिए कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं हो सकता है। आप खुद सबसे बड़े मोटिवेशन हो। अगर आपको खुद को जगाना नहीं आता, अगर खुद के अंदर की आग आपको समझ में नहीं आती, खुद की पहचान आपको नहीं है, तो विश्वास मानो साथियों, आपको दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। मैं तो क्या, कोई नहीं जगा सकता। तो मैं मोटिवेशन देने नहीं आया कि तुम कर सकते हो, 10 दिन में तुम नीट में टॉप कर जाओगे। भाई साहब कौन सा लॉजिक है भाई? 10 दिन में क्या हलवा है? जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो गधे हैं, गधे बैठे हैं कि आप 10 दिन में निकाल लोगे। नहीं, मैं आऊंगा उस पर। दूसरा, आपके पास डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। साथियों, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मेरी गलती यही थी कि मैं डिसीजन मेकिंग में फेल हो गया। और डिसीजन मेकिंग में फेल होना मेरे कई जगह का फेलियरिटी का कारण है। मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे अपना, और जो मेरे को सही डिसीजन दे रहे थे वो मुझे गलत लगने लगे। मेरे पेरेंट्स मुझे सही डिसीजन दे रहे थे, वो मुझे गलत लगने लगे कि नहीं, ये इंसान कैसे बोल रहा है, अभी ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं तो इसे को ऐसा मानता हूँ। वो मुझे गलत लगने लगे। ऐसा लगता था मैं ही मानूं। देखो मेरी गलती भी नहीं थी, उम्र की गलती है। इस उम्र में लगता ही है कि हम ही बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग के साथ रहिए। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नहीं। एक मेरे बड़े अच्छे मेरे अंकल जी हैं, और ही इज करेंटली इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, और बाकायदा मिनी IAS एग्ज़ाम यानी SSC CGL जिसको बोला जाता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करके उन्होंने उस नौकरी को पाया है। वो एक बात कहते हैं यार, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे उनकी ये बात। जल्दी डिसीजन मत लो अपना, डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो, खूब समय लो, 2 महीना 3 महीना खूब समय लो, खूब समय लेके डिसीजन लो, लेकिन एक बार जो डिसाइड कर लो उससे पीछे मत हटो। बड़ी अच्छी बात है।
सोच के डिसीजन लीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूं इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है। प्लस अगर माइनस पे इफेक्टिव है तो उसका तैयारी आप कीजिए, अगर माइनस प्लस पे इफेक्टिव है तो उसी समय क्विट कर दीजिए। आप अगर किसी जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद को उसके लिए फिट मानते हैं या नहीं। पता चला आप मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए हैं और आपके आँख से कम दिखता है या दिखता ही नहीं है। आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की ताकत आप में नहीं है। पता चला कि एकदम टाइफाइड, निमोनिया, दुनिया की सारी महत्वपूर्ण बीमारियां आप ही को है। पता चला कि आप फैमिली से पूरे स्ट्रांग नहीं है। इंस्टेंट क्विट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी फील्डें हैं जिससे अच्छा पैसा अर्निंग किया जा सकता है, अच्छा पैसा आ सकता है। अगर कहिएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नीट नहीं तो क्या, उस पर भी मैं वीडियो करूंगा बहुत जल्द। आने वाले समय में मैं उस पर भी वीडियो करने वाला हूँ कि नीट नहीं तो क्या। तो बात यारो सिंपल सी है कि आपको खुद सोचना है कि मैं इसके लिए फिट हूँ यार या नहीं। अगर फिट हो तो जाओ, अगर फिट नहीं हो तो वहीं पे क्विट कर दो। तो राइट डिसीजन, एनालाइज योर मिस्टेक्स। मैंने तैयारी के दौरान भी अगर सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ तो मैं इसको मानता हूँ। मैं आता था, मैं टेस्ट देता था, सारे टीचर की बात ये सुनता था कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। कोचिंग्स में भी टीचर्स बोलते थे। और मैं तो आपको क्या बताऊं साथियों, मैं तो ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ा हूँ कि मैं बताऊंगा यहाँ तो आप लोग कहोगे। फिजिक्स के मेरे टीचर थे GST गिरजा शंकर तिवारी, एकेडमिक डायरेक्टर मोशन कोटा। कुछ दिन अन अकेडमी में थे और मोशन कोटा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे टीचर थे अजय कुमार मिश्रा, AKM, रॉक नेम चचा, वन ऑफ द लेजेंड इन फिजिकल केमिस्ट्री इन कोटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़ाते थे SKC शुभकरण चौधरी, निक नेम बाबा टी स्टॉल BTS, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैकल्टी ऑफ कोटा। बायो पढ़ाते थे वन टाइम माय फेवरेट गुरुजी डॉक्टर अमित गुप्ता, MBBS TNMC मुंबई, MS एम्स न्यू दिल्ली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंजीनियर रमेश शारदा, 32 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कैरियर पॉइंट LN प्लस अन अकेडमी। 32 ईयर। भाई साहब, उन लोग के मुंह से जो बात नहीं निकलता था, एक एक गोल्डन वर्ड निकलता था। ऐसे टीचर हमेशा बोलते कि मिस्टेक्स एनालाइज करो, मिस्टेक्स एनालाइज करो। मैं लेके बैठ जाता, क्या मिस्टेक्स एनालाइज करना यार, अरे इसमें गलत किया, अच्छा इसमें गलत किया, अरे चलो हो गया, बात खत्म। टाइम देता ही नहीं था। अरे इतना आ गया ना, चलो अगले टेस्ट में देख लेंगे, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, पिछले चैप्टर के आ गया उसको छोड़ो, अगला तैयारी करो, इस पे लग जाते थे। पता ही नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई टाइप करने वाला भी नहीं था। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। अगर टेस्ट दे रहे हैं या जीवन में कोई गलती कर रहे हैं तो उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने यहाँ गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसके जगह पे ये करना चाहिए था। या इंस्टेंट उसको एक नोटबुक रखिए जिसका नाम रखिए मिस्टेक बुक, और उसको उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन में गलत किया था, और एग्जाम के एक दिन पहले उसे जरूर पढ़िए कि मुझसे यहाँ गलती हुई थी, ताकि एग्जाम में उस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। अगला है बी इन आइडियल स्टेट। मैं तो बायो का टीचर, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानता हूं, थोड़ी बहुत क्या या जानता ही हूं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 18th ग्रुप है एक पीरियोडिक टेबल में, जिसको बोला जाता है आइडियल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 6 होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन।
ये 6 जो है ना पूरे पीरियोडिक टेबल को तबाह करके रखे हुए हैं। सब चाहते हैं इनके जैसा बनना, आइडियल स्टेट। तो आप ये तबाह करके रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन से तबाह नहीं करते अपने, एकदम रिएक्टिव नहीं है, ये सेलेक्टिव हैं। तो आप रिएक्टिव मत बनिए, दुनिया के सारे लोग रिएक्टिव हैं। थोड़ा सा उनको डिमोटिवेट करो, तुम गुस्सा नाक पे, तुम्हारा मर्डर करने के लिए तैयार हैं। तुम बोला कैसे बे, बोल दो कि तुमसे नीट नहीं होगा, सच्चाई बोल दो उनसे कि तुमसे नीट नहीं होगा, फाड़ देंगे तुम्हें। बोला कैसे, तुम कैसे बोल दिया तुमने कि मुझसे नहीं होगा। रिएक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं है। क्लैम पर्सन वही होता है जो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ भैया नहीं होगा, मैं थोड़ा छोटा मोटा आदमी, क्या 20 लाख कंपटीशन में मैं क्या जाऊं बैठने, कैसे होगा, मुझ से नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्लैम पर्सन। हंसे, कोई उसे कुछ कहे तो खिलखिला के हंसे, अच्छा हाँ भाई एकदम आप बात सही कर रहे हो, अरे एकदम तुम्हारा बात एकदम परफेक्ट है। तो सेलेक्टिव बनिए, रिएक्टिव नहीं। तो आइडियल स्टेट में रहिए। विद्यार्थी का जीवन सन्यासी होता है, बनना चाहिए। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आपको सन्यासी बन के रहना है। सन्यासी, ये जो वर्ड है ना, ये सन्यासी, ये आसान नहीं है। सन्यासी का मतलब सिर्फ घर बार छोड़ के, सन्यासी का मतलब घर बार छोड़ के और रहना नहीं होता। सन्यासी का मतलब होता है दुनिया से खुद को अलग कर लेना। आप दुनिया से खुद को अलग कर लेना। आप दुनिया से एकदम अलग हैं। दुनिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या हो रहा है आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो। आपको अपने एकाग्रता के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। सबसे बड़े एग्जाम्पल है यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद। सामने से किस लेवल का फोकस है उस इंसान के अंदर कि सामने से पूरी की पूरी बारात गुजर गई लेकिन उस इंसान के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा उस इंसान के ऊपर। ऐसा फोकस चाहिए, ऐसा डेडिकेशन चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, पढ़ने के प्रति या कुछ भी कर रहे हो उसके प्रति एकदम फोकस्ड रहो। उसको बोलते हैं सन्यासी। सन्यासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, खुद से जीतना है मुझे। सन्यासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, खुद से जीतने की जिद है मुझ में, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है। तू आ गौर से मेरे अंदर देख, मेरे अंदर ही जमाना है। मैं जमाने से नहीं, मेरे अंदर ही एक जमाना है। खुद से जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं जमाने से नहीं, मेरे अंदर जमाना है। वो अपने अंदर अपनी दुनिया को लेके बैठे हुए हैं। सन्यासी, एकदम सन्यासी, वैराग्य ले लीजिए। बाहर क्या हो रहा है, कौन से पार्टी हो रहे हैं, कौन से फंक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप वैराग्य ले लीजिए। कोई पूछे अच्छा अरे भैया ठीक है, सब ठीक है। एडिक्शन, आप आजकल प्यारे साथियों यूट्यूब का ज़माना है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है। लोग यूट्यूब में सब चीज़ कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं। हमें ये सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। हमें अपने एडिक्शन को दूर करना है। एडिक्शन क्या है, मेनली एडिक्शन क्या है? किसी चीज़ का लत किसी भी चीज़ का हो सकता है साथियों।
लत फोन का हो सकता है, लत किसी नशे का हो सकता है, लत किसी भी चीज़ का हो सकता है। और जान लेना, मोबाइल एक सबसे बड़ा नशा है। इंस्टा पे आजकल बहुत सारी रीलें आ रही हैं, आप दिन भर स्क्रॉल करके रील देख रहे हो, रील में। और आजकल तो ट्रेंड आ गया मोटिवेशन। यूट्यूब पे क्या देख रहे हो? तो मोटिवेशनल रील देख रहा हूँ। एकदम बोल रहे हैं कि तुझे खुद को ही जीतना है, तुम कर सकते हो, तुम खुद में ही एक समंदर। अरे खाक समंदर हो, पढ़ोगे तब न जीतोगे, मोटिवेशन से जीतोगे। जिस समय तुम मोटिवेशन देख रहे हो ना, तुम्हारे जो कंपटीटर है तुमसे 2 घंटा ज़्यादा पढ़ रहा है, वो रैंक लेके आएगा, तुम रह जाओगे पीछे। मोटिवेशन काम नहीं आएगा। मोटिवेशन अंदर होता है, मोटिवेशन फोन में नहीं होता। खुद को जीतो और मोटिवेशन खुद में रखो। और मोटिवेशन अगर नहीं मिले तो अपने माँ बाप को मोटिवेशन बनाओ। पूछो अपने पिताजी से कि पापा मेरे लिए कोर्स लिए, कहाँ से लिए, कहाँ से पैसे दिए, तुम कैसे मेहनत करके पैसे दिए। मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास में, हाथ पकड़ लेगा, तुम्हारे चरण पकड़ लेगा मोटिवेशन। प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यूट्यूब के मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो बेटा। यूट्यूब का मोटिवेशन बहुत खतरनाक है। मोटिवेशन लेना है तो अपने माँ बाप का मोटिवेशन लो, यूट्यूब का मोटिवेशन मत लो। अपने गुरु के मोटिवेशन में आओ, गुरु से मोटिवेशन लो। गुरु की जर्नी पूछो कि गुरु ने क्या क्या दर्द सहा है अपने जर्नी के अंदर में। जो तुम्हारे मेंटोर हैं वो भी तुम्हारे सबसे बड़े मोटिवेशन हो सकते हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि बेटा मैंने ये गलती की थी, तुम ना करना। हर एक मेंटोर चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे। मैं अगर आप सबको आज पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अगर नीट में 464 नंबर आया, 464 आया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे को 664 आए, 664 आए और इंडिया के वो टॉप कॉलेज में पढ़े। तो मोटिवेशन गुरु के पास होता है। दूसरा देखने को मिलता है साथियों, ईगोइस्टिक बहुत। आजकल के यूथ ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। लिखते हैं बायो में माई लाइफ माई एटीट्यूड, और लड़कियां खास करके माई लाइफ माई एटीट्यूड। 2 रुपये की शक्ल नहीं है, 2 रुपये की शक्ल नहीं है, और बात क्या लिख रही है? माई लाइफ माई एटीट्यूड। तेरी कब से लाइफ हो गई बे? जन्म तुझे माता ने दिया, पालन पोषण तुम्हारे पिताजी ने दिया, पढ़ लिख के बड़ी हुई तुम पिताजी के छत्र छांव में। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं इन जनरल बात बोल रहा हूं। लड़कियों का अलग स्वैग है भाई, अलग स्वैग है। 2 रुपये की शक्ल नहीं, और लिख रही है माई लाइफ माई एटीट्यूड। जन्म तुम पाई माता से, पालन पोषण तुम्हारे पिताजी ने किया, पढ़ाया तुमको गुरुजी ने, सक्सेसफुल कराया तुमको ये सब लोगों ने मिलके। बाद में तुम लिख रही माई लाइफ माई एटीट्यूड। तुम्हारे लाइफ को तो सींचा इन लोगों ने, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, और तुम कर रही हो माई लाइफ माई एटीट्यूड। तुम्हारा लाइफ कहां से बे? इकोनॉमी के नियम के अनुसार सबसे पहले तुम्हारे जीवन पे तुम्हारे माता पिता का अधिकार है। मान्यवर, एटीट्यूड से बाहर निकला जाए। जीवन में ईगो 1% का भी नहीं। बहुत अच्छा संस्कृत का क्वेट है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये संस्कृत का बहुत फेमस श्लोक है कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण होता है वो फल से झुके हुए, वो झुक के चलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष झुक के रहता है, मूर्ख है वो हमेशा अकड़ के रहता है, क्योंकि मूर्ख उस सूखे हुए पेड़ के समान है जिससे लोगों को छाया तक नहीं। जिससे एक छाया तक नहीं। जीना है तो अपने ईगो को नीचे करके जियो। ईगो में मत रहो, बर्बाद कर देगा तुम्हें।
अगला है कंप्लीट योर सिलेबस। कितने लोग होते हैं एकदम सिलेबस किए नहीं, एकदम पूरे हवा में घूम रहे हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। कुछ नहीं करोगे, सिलेबस करो पहले। तुम तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो, यहां तुम्हारे दुश्मन जो हैं, महाभारत में अर्जुन के सामने पूरा कौरव समाज था, उनके पूरा हस्तिनापुर था उनके सामने युद्ध में। ठीक उसी प्रकार समझो कि मेरे सामने ये 12-13 लाख एस्पिरेंट जो बैठ रहे हैं, अब तो 20 लाख हो गए हैं नीट में, ये 20 लाख एस्पिरेंट मेरे लिए चैलेंज है। इन्हें चैलेंज मानो, और ये लड़ाई तुम्हारी इनसे है। और तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो भाई साहब महाभारत से बड़ी। महाभारत में भी इतनी सेनाएं नहीं थी, 20 लाख, और तुम महाभारत से बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, उसमें भी तीर आधा अधूरा लेके जा रहे हो। कैसे जीतोगे युद्ध? पता चला तुम्हारा धनुष काट के कोई फेंक दिया। तुमसे जो ताकतवर होगा, कर्ण के समान कोई ताकतवर होगा, मारेगा बाण, तुम्हारा धनुष कट गया, सीधे जाओ घर जाओ, मर जाओ या तो घर जाओ। तो पहले अपना, तुम्हारा ये धनुष्वान है मेरे भाई, तुम्हारा ये धनुष्वान है सिलेबस। इस धनुष्वान को पहले पूरा करो। मैं बहुत अच्छी एक बात बोल रहा हूं। एक कहानी है, 2 लकड़हारे को बोला गया कि तुम लकड़ी काटो, तो तुम्हें जो अच्छी लकड़ी काटेगा, और एक बहुत मोटा वृक्ष था, और जो इस वृक्ष को 1 घंटे में काटेगा, बहुत मोटा विशाल वृक्ष था, और जो इसे 1 घंटे में काटेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखना, ध्यान से देखना। एक लकड़हारा गया और तबातोड़ उस वृक्ष को काटने लगा, और दूसरे लकड़हारे पे हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? कि ये पेड़ काट रहा है और वो अपना हथियार पिजा रहा है। वो आधा घंटा अपना जो कुल्हाड़ी है उसे शार्प किया, उसे धार लगाया उसमें, और आधे घंटे बाद वो काटना शुरू किया, और उसने 15 मिनट में वृक्ष को काट के गिरा दिया पहले, और वो अभी काट ही रहा था। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि लड़ाई लड़ने से पहले अपने हथियार को शार्प करो। सिलेबस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, मामा जी क्या बोलें, फूफा जी क्या बोलें, चाचा जी क्या बोलें, मौसा जी क्या बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहचानो हु आई एम, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में किसी के लिए खड़ा नहीं हूँ। कौन है बे, कौन है बे तू? एकदम ऐसे बोलो, कौन है बे तू? जिस दिन सफल होऊंगा उस दिन बात करना, आज टाइम नहीं है। कोई आके तुम्हें बोल के चला गया कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम एकदम भिड़ जाते हो कि मैं बोला कैसे उसने कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। करके दिखाओ ना, बोलो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, करके दिखाओ उन्हें। तो पहचानो कि मैं कौन हूं, और पहचान के जवाब दो किसी को। ये रहा हमारा लाइफ का रूल। अब हम बात करेंगे नीट के बारे में। देखो साथियों, एक्चुअली में तो मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, तो मुझे अगर मैं नीट के बारे में नहीं बताता हूं तो ये नीट के साथियों के साथ नाइंसाफी होगी। तो सबसे पहले नीट 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं वो समझें। भाइयों, आपके एग्जाम के लिए मात्र 180 दिन बच गए हैं। इस 180 दिन में आपके पास 150 दिन ही पढ़ने के लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास पढ़ने के लिए मात्र 150 दिन है, मात्र 150। बाकी बचे हुए 30 दिन जो है आपके फेस्टिवल, आपके तबीयत, आपके जो भी व्यवहारिक सांसारिक समस्याएं हैं उसके लिए छोड़ा जाता है। अब आते हैं कितना, बहुत बार ये सवाल हमसे पूछा गया है और मैं अपनी भी तैयारी के दौरान की बातें मैं बताऊंगा। कितने घंटे पढ़ने चाहिए?
एक इंसान को कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए? करबद्ध प्रार्थना साथियों, मैं 3 कैटेगरियां यहां पे लिखता हूं। एक बंदा जिसका रैंक आया है 1 से लेकर 500 के बीच में, दूसरा कैटेगरी है AIR 2000 से लेकर 10,000 के बीच में, नहीं 2000 से लेकर 5,000 के बीच में। तीसरा है 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में। चौथा है आपका AIR 15,000 से लेकर 40,000 के बीच में। मैंने इससे पूछा, ये भी मेरे टच में है, AIR 154 नीट 2022 जाके सर्च कर लेना, मेरे टच में है। दूसरा ओम प्रभु, AIR शायद उसका 50 है, मेरे ही बैच का स्टूडेंट है। मैं सुपर अचीवर में मैं भी था, सुपर अचीवर का वो टॉपर भी हालांकि तो टॉपर वो पूरे का पूरे अनअकैडमी का था, बट बैच में वही था। सुपर अचीवर में वो था, अलका थी, ये सब उसी बैच का मैं भी हूँ, सुपर अचीवर का ही। और ओम प्रभु है, हयांश कुमार, ऑल इंडिया रैंक 129 माई बॉस, वो भी हैं, तो टच में है। अच्छा, इसमें कोई बता सकते हैं क्या 5,000 से 15,000? प्रिंस कुमार तिवारी GMC बेतिया अलॉट हुआ है उसको, आज भी टच में है। ऑल इंडिया रैंक शायद उसका 18,000 था, ठीक है। अमित कुमार 2023 की बात कर रहा हूँ। अमित कुमार दरभंगा से, DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, माई मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड। ये लोग मतलब मेरे साथ पढ़ चुके हैं। अमित तो मैं इधर रिसेंटली अमित से भी बात होती रहती है। अमित खैर तो पटना से स्टडी किया, बहुत IQ उसका बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ने में अच्छा था। शशांक शेखर 698, ऑल इंडिया रैंक 554, करेंटली इन एम्स पटना, माई बहुत क्लोज फ्रेंड। तो हैं, बच्चे हैं। तो पहले तो मैं इनकी बात करता हूँ। इनसे पूछा, मैं तो खुद अपने बॉस से पूछा कि मैंने उनको देखा क्या, पूछा क्या, मैं देखा इस इंसान के पास में ये समय नहीं दिखता था कि मैं कितना देर आज पढ़ा हूँ। खाने सोने 3 घंटा से 4 घंटा ये सोता था ये आदमी। इतना कम मत सोना सा भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम लोग के पास टाइम है, इसके पास टाइम नहीं था, इसीलिए इसका जर्नी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में बताऊंगा। ये 5th ड्रॉप में जाके इतना रैंक ला पाया है। इसका इंटरव्यू पूरा प्रॉपर नीट प्रेप पे है, आप देख सकते हो। ये बंदा 3 घंटा सोता था भाई साहब, मैं पास ही सोता था इसके। मैंने ऐसा लात लगाता था ना मेरे को उठने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं इतना नहीं पढ़ पाता था इसके इतना, बट चाहता था कि मैं भी पढ़ूँ इसके साथ में। ये इंसान ऐसे नहीं लाया, एकदम कंटिन्यूअस स्टडी, पगलाया रहता था कि क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेगा। दूसरा, इसका नोट्स बनाने का तरीका जो था ना, बहुत गजब था, बहुत। अभी नीट में मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाते हैं, इसी का तरीका मैं भी आज अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, इसके नोट्स बनाने के तरीके को। अमेजिंग तरीके से ये नोट्स बनाता था ये बंदा। इसको देख के इतना ही पता चला कि जो AIR 1 to 100 में आते हैं ना, वो समय नहीं देखते कि मैं कितना देर पढ़ रहा हूं, उनके पास समय जितना है वो पढ़ने के लिए है। अच्छा, जो AIR 2000 से 5000 लेके आते हैं वो, इनका भी लगभग सेम ही सिनेरियो होता है, क्योंकि ये 665 से लेके 685-95 के आसपास रहते हैं। सेम सिनेरियो है इनका भी मेहनत करने का तरीका भी सेम है।
बशर्ते थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या हो सकता है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं, थोड़ी बहुत इनकी रैंक गड़बड़ हो जाती है ना भाई, बाकी सब सेम ही होता है रैंकर्स की अपेक्षा। ये भी समय नहीं देखते अपने पढ़ाई के लिए, ऑलमोस्ट ये लोग 14-15 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। अच्छा 5,000 से 15,000 वाले लोग का क्या हाल है भाई? तो 5,000 से 15,000 वाले लोग भी ज़बरदस्त मेहनत करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं। टीचर्स को मुझे याद है प्रिंस के बारे में, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ, तो मैं उसको भाई भाई बोलता हूँ, प्रिंस भाई। मैं याद है उसके बारे में, प्रिंस भाई के बारे में, कि मैं देखता था उस बंदे को, जो मेरे फिजिक्स पढ़ाते थे ना, मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में, मैं 1 साल उधर कोटा में था, उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूट में भी था, उसमें जो है फिजिक्स ऑफलाइन, ऑनलाइन तो मैं पढ़ता ही था, ऑफलाइन पढ़ाते थे RJK सर, राजीव कुमार सर। हालत ख़राब कर देता था राजीव कुमार सर का, IIT मेंस का सवाल पूछता था उनसे। प्रिंस इतना क्यूरियस बंदा था, क्वेश्चन सॉल्व करके, ये नहीं हवाबाजी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आता था, पूरा क्वेश्चन बना के आता था, पढ़ के आता था, हम लोग को प्रेरित मोटिवेट करता था कि भाई पढ़ो भाई, ऐसे नहीं करो भाई पढ़ो। आज GMC बेतिया में है, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहा है। अच्छा उसके बाद 15,000 से 40,000 वालों का क्या सीन है, ये भी सिलेक्ट होते हैं, इनका क्या सीन है? तो देखो भाई, ये वहीं ऑलमोस्ट ये सोचते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशन देखते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा कम से कम ये भी, हालांकि देखते हुए भी बेचारे कम से कम 13 से 14 घंटा का इफेक्टिव स्टडी ये कर लेते हैं। तो आसान नहीं है रास्ता, 15-15 घंटे 16-16 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, आसान तो नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया। अच्छा कितना घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए? तो मैक्सिमम का तो जवाब ही नहीं है आपके पास, सोने के अलावा खाने के अलावा जितना समय पढ़िए, नीट के लिए है तो आप। और कम से कम कितना घंटा पढ़ने चाहिए? तो कम से कम 10 घंटा पढ़ने चाहिए साथियों। अगर हम 10 घंटा का भी एवरेज कैलकुलेट करें 10 × 150 डेज, तो आपका बनता है 1500 घंटा। आपके सिलेबस में है ऑलमोस्ट 98, 100 मान लीजिए, 100 चैप्टर्स। इधर साफ साफ लिखता हूँ, इधर हट जाने दो। आपके पास ऑलमोस्ट है 10 × 150 डेज, 1500 आवर। 1500 आवर को डिवाइड कीजिए 100 चैप्टर्स। मैं पुराने सिलेबस की बात कर रहा हूँ साथियों, नए में रिड्यूस हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ऐसे टीचर को देख रहे हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है। NCERT भले हटा दे, क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन पढ़ना है। बिना बेसिक जाने एडवांस पढ़ोगे तो गिर जाओगे। 15 आवर पर चैप्टर अगर अभी से शुरू करते हो तो, अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 15 आवर पर चैप्टर अगर पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो शुरू कर दो अभी से ही, तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा। अगर इसको बढ़ा सकते हो, 10 को बढ़ा सकते हो तो इसको 12 कर लो, 14 कर लो, 15 कर लो, 18 कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर फ्री है, इसमें कर सकते हो। सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में कम से कम 10 बार PYQ लगाओ। 10 बार मैं किस लिए कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, PYQ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, सपोज क्वेश्चन 1 लगा रहे हो, तो इस एक क्वेश्चन को 10 बार नहीं पढ़ के एक एक क्वेश्चन का आंसर रटना है, नहीं। इस एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से सोचो। PYQ लगाने का सबसे सही तरीका है, सुनो, अब ये मैं शॉर्ट में भी भेजूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। PYQ लगाने का सबसे सही तरीका यही है कि आपको बोला जा रहा है कि आप 10 बार PYQ लगाओ, लेकिन 10 बार कैसे लगाओ? तो क्वेश्चन 1 अगर लगा रहे हो तो क्वेश्चन 1 को 10 बार में 10 तरीके से लगाओ। क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है 10 तरीके से, ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से लगाओ, उसको बोलते हैं सही अटेम्प्टेशन, इसको बोलते हैं सही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। समझ में आया? तो एक PYQ को कम से कम 10 तरीके से लगाओ और 10 बार लगाओ, ठीक है? ये हो गई तो PYQ की बात। एटलीस्ट आपको साथियों ऑनेस्टली मान के चलना कि 25,000 से 35,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से लेकर आपको कम से कम 25,000 से 35,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर इससे क्वेश्चन अगर
का कम टारगेट है आपके पास में तो प्लीज़ आप यहीं से क्विट कर दीजिए, नहीं होगा आपसे। इतना क्वेश्चन करने के बाद भी बच्चे रह जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 40-40 हज़ार क्वेश्चन लगाए, वो क्वेश्चन के लिए पागल रहते थे। एम्स का, जिपमर का, नीट का, जितना मटेरियल है सब लगा लिए हैं। तो क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे आपको। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ के उसको थ्योरी को अच्छे से एनालाइज कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में उस थ्योरी का PYQ लगाइए, उसको 10 तरीके से लगाइए PYQ को, और उसके बाद तब आप अपना क्वेश्चन जो है मॉड्यूल्स में है, बाहर से है, टेस्ट का है, जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए। ये अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। अगला है सन्यासी। इस पे बारे में तो बात मैंने बहुत अच्छे से कर ली कि सन्यासी बनिए। दूसरा, कभी भी अपोजिट जेंडर के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िएगा, ये बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा आपको एकदम। अपोजिट जेंडर का डिस्ट्रैक्शन आपको बर्बाद कर देगा। देखिए, मैं बॉयज़ के लिए कह रहा हूँ, लड़कियां फेल नहीं होती, वो पढ़ लेती हैं, उनके पास समय मिल जाता है। और आप में और उनके में एक बहुत बड़ा, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप में और उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप सारा काम छोड़ के उनके लिए रेडी हो, और वो सारा काम करने के बाद आपके लिए हैं। पहले उनके लिए आप, उनकी पढ़ाई है, उनका खुद का काम है, उसके बाद आप हो। आपके लिए सबसे पहले वो है, अरे भाई बात नहीं करे, अगर छोड़ देना, काम कर अपना। बैठे हैं रो रहे हैं, भाई बात नहीं कर रहे, क्या करें। छोड़ दे, आगे बढ़। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये छोटी छोटी चीज तुम्हारे जिंदगी में होती रहेंगी, इससे मूव ऑन करो। तो आइडियल गैस बनके, आइडियल इंसान बनके पढ़ाई कीजिए, महिला मित्र के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आते हैं 7 to 10th क्लास के बच्चों के स्ट्रेटेजी के ऊपर कि इन्हें अपने लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। प्यारे साथियों, अगर सबसे पहले तो तुम्हें अपने जीवन में तुम्हारे क्या गलत हो रहा है, तुम क्या गलत कर रहे हो, अपने बड़ों से इसके बारे में सलाह लो। अक्सर तुम्हारा जो ये क्लास है और जो तुम्हारा ये उम्र है, इस उम्र में बड़े गलत लगते हैं, लेकिन सलाह लो। और जो तुम्हारे माँ बाप, स्पेशली माँ बाप तुम्हारे जो कह रहे हैं ना, उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो कि नहीं, ये मेरे लिए वरदान है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। दूसरा, आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनाना है। डिस्ट्रैक्शन बोले तो, हालांकि 7-8 के एज में हार्मोनल लेवल बहुत तेज होता है। हार्मोन का देखो, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये हार्मोन का लेवल है। एक बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत क्लोज स्टूडेंट मेरी, इतनी क्लोज कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब बहुत, मैंने फैमिली रिलेशन है उसके साथ में मेरा। उसका मैं एक ही चीज़ देखा कि उसका एंगर 7वें पीक पे रहता है। मेरे से वो बहुत अच्छा, बाकी लोग से के साथ में रहता, मेरे से नहीं रहता। मेरे से रहता भी तो मैं खुद कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे पता है कि इसका दोस्त नहीं है, इस बेचारी के उम्र का दोस्त है। एक बार वो आई मेरे पास, मैं बोला कि तुम मेरे लिए एक काम करो, अच्छी भाई रिलेशन अच्छे हैं तो भाई सब जाहिर सी बात है कि वो आदमी हमको मानने के लिए रेडी रहेगा। तो उसको बोले कि बाबू तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो। मेरे से वो एक ही रिप्लाई करी कि सर नहीं होता हमसे, भैया नहीं होता हमसे, कैसे करें, आप ही कुछ बताइए। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है ध्यान। हर एक विद्यार्थी को कम से कम 10 मिनट का ध्यान करना चाहिए। उससे आपका एग्रेशन आपके कंट्रोल, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है। और एंगर जो है ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको खाली कर देगा, अंदर से आपको खोखला कर देगा, कुछ नहीं बचेगा आपके अंदर में। और बहुत ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है, हालांकि मैं पूरी कोशिश में हूँ कि वो अपने ट्रैक पे आ जाए। ट्रैक पे क्या, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, नो डाउट, आज भी बहुत अच्छी पढ़ने में। एंगर कंट्रोल कर लेगी, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है।
मेरे को इतना कंफर्म है, मैं देख के ही बताऊँ, बहुत एक्सपीरियंस हो गया यार इस मामले में। मैं ये जानता हूँ कि अगर वो अपना एंगर कंट्रोल कर ली तो सक्सेसफुल है, और ऑन डाउट मैं इस प्लेटफॉर्म से ही बोल रहा हूँ कि अगर उसका एंगर या आप सभी में से किसी का एंगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने एंगर से बना बनाया काम, बना बनाया एग्जाम, बना बनाया कॉन्सेप्ट खराब कर लोगे। मुझे पता है एंगर क्या होता है। किसी भी चीज को जब एग्जाम में बैठो ना, तो किसी भी चीज को ईगो पे मत लो कि मेरे से होगा क्यों नहीं, मैं करके रहूंगा। नहीं, मत करो यार, क्या जरूरत है। 200 क्वेश्चन है, 180 करने हैं, और क्वेश्चन होंगे वो कर लो। एंगर को कंट्रोल करो अपने। 3 to 5 आवर आपको कंसिस्टेंट स्टडी में रहना पड़ेगा। 7th से 10th के बच्चों में मैं देखता हूं कि शुरू में नहीं पढ़ेंगे, अरे क्या बाद में पढ़ते हैं, चलो ना बाद में पढ़ते हैं, चलो बाद में पढ़ते हैं। एक दिन पढ़ेंगे, 4 दिन रेस्ट करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे नहीं। आप 2 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, आप 3 घंटा पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटा बैठ के पढ़ो, आप 3 ही घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो। ये आगे आपको काम देगा कंसिस्टेंसी में। आपका जब माइंड कंसिस्टेंट हो जाएगा ना, तो आपको आगे काम देगा कंसिस्टेंट रहने में। तो जितना देर पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो, रोज पढ़ो आपके लिए। और दूसरा, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। बड़े आपके लिए वरदान है। ईगो छोड़ दो, ईगो अपना ईगो त्याग दो। ईगो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अंत में मैं एक ही बात से अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये दुख, ये दर्द, ये सितम सब तेरे अंदर है। तू बनाए अपने इस पिंजरे से बाहर निकल, तू खुद में एक सिकंदर है। धन्यवाद, नमस्कार।